आप सबका एक बार इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर। UGC नेट का ये क्लास नंबर 7 है। आज के क्लास में हम कसीदा का फ़न और इर्तिक़ा पढ़ेंगे, उर्दू के अहम कसीदा को और उनके कसाइद पढ़ेंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को पढ़ेंगे, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद साथियों UGC नेट का जो सलेबस हमने आपको बताया था, UGC नेट के सलेबस में हमने तारीख़ ज़बान उर्दू पढ़ा था। और साथियों इसके अलावा UGC नेट में दिसंबर जून 2009 में जो पेपर पूछे गए थे उस पेपर को हम लोगों ने ऑलरेडी हल कर लिया है। आज यूनिट 2 से उर्दू की शेरी असनाफ, जिसमें कसीदा का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसाइद, इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़, इन लोगों को आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। चूँकि UGC नेट के एग्ज़ाम का जो है ऐलान हो चुका है, ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा, तो साथियों इतना ज़्यादा सलेबस जो है लंबा चौड़ा है, हर एक टॉपिक को पढ़ना मुमकिन नहीं दिख रहा है। इस वजह से जैसे कसीदा, उसका फ़न आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ लीजिए, अहम कसीदा गो और उनकी हयात व खिदमात पढ़ लीजिए। इसी तरीके से मसनवी, चलिए शुरू करेंगे। 6:30 को टाइम रखा गया था, लेकिन 6:45 को यह क्लास का आगाज़ हुआ है। आज से टाइमिंग थोड़ी बदल गई है, चेंज हो गई है। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। उर्दू के शेरी असनाफ में सबसे पहले कसीदे का फ़न, आगाज़ और इर्तिक़ा पढ़ने वाले हैं। शुरू करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके। अब आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है क्योंकि बीच में आवाज़ यानी ऑडियो बंद थी। चलिए शुरू करते हैं कसीदे का फ़न और आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़। सबसे पहला पॉइंट, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है और फ़ारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंचा है। बस ऐसा पॉइंट जिससे 1 से 2 सवाल बन सकते हैं। कसीदा जो है साथियों जी किस ज़बान की पैदावार है, तो कसीदा अरबी शायरी या अरबी ज़बान की पैदावार है। कसीदा उर्दू में कहाँ से पहुँची, तो फ़ारसी के ज़रिया पहुँची, फ़ारसी के तवस्सुत से पहुँची। इस लाइन में 2 पॉइंट आपको मिल गए। चलिए अब बात करते हैं कसीदे के लुग़वी तारीफ़ की। लफ्ज़ कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ क़स्द से निकला है। क़सद यक़सुदु क़स्दन व क़ुसूदन। ठीक है, क़स्द से निकला है, जिसके लुग़वी माना क्या है, इरादा करना। कसीदे की इब्तिदा सरज़मीन अरब से होती है। अरबों में शेर व शायरी का ज़ौक़ ज़माना-ए क़दीम से था। फ़न कसीदा निगारी ईरान में अरबों के तवस्सुत से ही पहुँचा। जी, कसीदा जो है ये अरबों के तवस्सुत से कहाँ पहुँचा, ईरान, जहाँ फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी। ईरान में जब शेर व शायरी का आगाज़ हुआ तो ईरानी शुआरा ने अहले अरब की तक़लीद की, पैरवी की, कसीदे कहने शुरू किए। चूँकि अरब में ऐसे कसाइद बहुत मकबूल थे जिसमें किसी की मदह की गई हो, लिहाजा ईरानी शुआरा ने मालो मता और इनाम इकराम की तवक्को में कसीदा गोई का आगाज़ किया और उसे तरक्की देकर बुलंदी पर पहुँचाया। फिर ईरान से ये फ़न हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ और रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे उर्दू कसीदे की दाग बैल पड़नी शुरू हुई। हिंदुस्तान में कसीदे का फ़न दीगर शेरी असनाफ की तरह फ़ारसी के तवस्सुत से आया है और सबसे पहले दक्कन में इसके नमूने मिलते हैं। जी, कसीदे के नमूने सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, दक्कन में मिलते हैं, दीगर असनाफ की तरह। कसीदे के इब्तिदाई नुक़ूश दक्कन में बहमनी दौर से मिलने शुरू हो जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग स्टार मार्क लगा करके याद कर लीजिएगा। जी, कसीदे के इब्तिदाई नुक़ूश दक्कन में किस दौर से मिलने शुरू हुए, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, निज़ामी दौर या फिर बहमनी दौर। तो साथियों आपने देखा कि कसीदे के इब्तिदाई नुक़ूश दक्कन में बहमनी दौर से मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं एक पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वक्त की किल्लत और थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है। आगे बढ़ेंगे। कसीदे की 2 किस्में हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। कसीदे की 2 किस्में, पहला है खिताबिया कसीदा और दूसरा है तमहीदिया कसीदा। खिताबिया कसीदा वो कसीदा होता है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या फिर हिज्व शुरू कर देता है, खिताब करना शुरू कर देता है बगैर तमहीद बांधे हुए।
چاہے وہ مدح سے شروع کرے خطاب یا پھر برائی سے ہجو سے شروع کرے خطاب، وہ ہوتا ہے خطابیہ قصیدہ۔ دوسرا ہے تمہیدیہ قصیدہ۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر وہ اپنی بات مدح کے ذریعہ یا پھر ہجو کے ذریعہ شروع ہوتا ہے۔ تھوڑا اور زوم کرنے کے لیے چلیے ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگ بولیے گا تو ہمیں بھی دھیان آ جائے گا، لیکن آپ لوگ اس وقت سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن میں کمنٹ پر دھیان میرا جا ہی نہیں رہا ہے۔ خیر، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے قصیدے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ اصطلاح میں قصیدہ ایسے صنف سخن کو کہتے ہیں یا پھر ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا ہجو کے علاوہ مختلف موضوعات پر منظوم کلام پیش کیا جائے۔ منظوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کلام نظم کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے، منظوم کلام پیش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون قصیدے کی تعریف میں لکھتے ہیں، قصیدہ ایک مفصل کلام ہے جو مختلف حصوں میں مساوی وزن یعنی برابری وزن میں ہوتا ہے۔ ہر جزو کے آخر میں حروف متحد یعنی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر قطع بیت یعنی شعر کہا جاتا ہے اور آخری حروف کو ردیف اور قافیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ مکمل کلام کو شروع سے آخر تک قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اگلا اسٹار پوائنٹ اگر آپ دیکھیں گے، حیاتی اعتبار سے قصیدہ نظم کے مانند ہوتا ہے۔ جس طرح نظم میں خیالات و مضامین مربوط اور مسلسل ہوتے ہیں، اسی طرح قصیدے میں بھی، مگر معانی و مفاہیم کے اعتبار سے، معانی و مطالب کے اعتبار سے قصیدہ عموماً 5 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے اس کے اجزاء؟ پہلا ہے تشبیب، دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مدح، چوتھا ہے مدعا یا پھر عرض، اور پانچواں ہے دعا یا پھر حسن طلب۔ ایک ایک کر کی تعریف دیکھیے۔ مطلع، تشبیب سے پہلے مطلع کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی جو تشبیب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے مطلع کو مطلب جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ مطلع کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں، مطلع اور مقطع سے بار بار سوالات بنتے ہیں۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے پہلا شعر اور مقطع کا مطلب ہوتا ہے آخری شعر۔ سمجھ لیجئے یہاں پر، کیونکہ قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ عام طور پر تشبیب کی ابتدا مطلع سے ہوتی ہے۔ تشبیب کی ابتدا جو ہوتی ہے کس سے؟ مطلع سے۔ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ مطلع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مطلع کے حسن و قبیح سے قصیدے کی خوبی یا خامی کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے قصیدہ نگار یہ کوشش کرتا ہے کہ مطلع کے اشعار ایسے ہوں کہ سنتے ہی ممدوح ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی جس کی تعریف کی جائے وہ پورے تن بدن سے اس کی طرف کیا ہو؟ متوجہ ہو جائے، تاکہ بعد میں آنے والے اشعار پر اس کا خوشگوار اثر مرتب ہو، یعنی ہر شعر کو وہ کیا کرے؟ ہمتن گوش ہو کر سنتا رہے۔ قصیدے میں ایک سے زائد مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے قصیدے کو جس میں ایک سے زائد مطلع ہوں ذوالمطالع کہتے ہیں۔ ایک سے زائد مطلع اگر کسی قصیدے میں ہوں کیا کہیں گے؟ ذوالمطالع کہتے ہیں۔ قصیدے کے درمیان میں بھی مطلع آ سکتے ہیں۔ قصیدے کے لیے ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں جو پہلا ہے جز تشبیب۔ قصیدے کے وہ اشعار جو قصیدے کے ابتدا میں تمہید کے طور پر کہے جاتے ہیں تشبیب کہلاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام نسیب ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ تشبیب کے اندر شاعر اپنے ممدوح کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اور اپنی علمی لیاقت و قابلیت کا اظہار کرنے کے لیے دلچسپ اور قابل توجہ مضامین کا انتخاب کرتا ہے، تاکہ اسے سن کر ممدوح پوری طرح شاعر کی طرف متوجہ ہو جائے اور شاعر اپنے مقصد کو رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تشبیب کے اندر ہر طرح کے مضامین کی گنجائش رہتی ہے۔ تشبیب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ مضامین
ममदूह के शायान शान होने के साथ साथ बाद में आने वाले मदहिया अशार से मुनासबत भी रखते हैं। ये हुआ साथियों आपको तशबीब की तारीफ, तशबीब के बारे में मुकम्मल डिटेल्स। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि बीपीएससी का जो क्लास 9 बजे हो रहा था आज से वो 8 बजे होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर लेट हो जा रहा है, इस वजह से टाइमिंग बदल दी गई है। दूसरा जुज है गुरेज। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि शायर तशबीब से हटकर असल मौजू यानी मदह की तरफ आने के लिए चंद अशार पढ़ता है जो गुरेज कहलाते हैं। गुरेज की खूबी यह है कि शायर ऐसे शेर का इंतखाब करे कि यह महसूस न हो कि शायर ज़बरदस्ती ममदू की तारीफ कर रहा है। क्योंकि तशबीब और गुरेज अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए अशार ऐसे हों कि मालूम हो कि बातों बातों में ममदू का जिक्र आ गया है। ये नहीं कि ममदू की जो तारीफ हो रही है, मदह हो रही है ममदू की, वो ज़बरदस्ती हो रही है या फिर चपकलिश में हो रही है, चापलोसी में हो रही है। गुरेज में 1 से 2 अशार होते हैं। तीसरा जुज़ है मदह। मदह साथियों कसीदे का तीसरा और सबसे अहम रुकन है, और या मदह भी हो सकता है या फिर ये हिज्व भी हो सकता है। कसीदे का असल मकसद ममदूह की मदह करना होता है। गोया के तशबीब और गुरेज मदह के लिए मुकदमा का काम करते हैं। इसमें ममदूह की ज़ात के जुमले औसाफ के साथ साथ उसके जुमला मुताल्लिकात यानी साजो सामान, लाओ लश्कर वगैरह की तारीफ भरपूर मुबालगे के साथ की जाती है। लेकिन मदह में चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जी मुस्तफ़ीर रहमान साहब, चलिए वेलकम बैक। मदह में हिफ्ज़ मुरातिब का ख्याल रखना, यानी जिसकी मदह की जाए वो दर हकीकत मदह के काबिल भी हो। मदह में सिर्फ सच कहा जाए, झूठ से बिल्कुल लिया इज्तिनाब यानी परहेज किया जाए। चलिए अगला जुज़ है साथियों, चौथा है ये मदह या फिर मुद्दा या फिर अर्ज। कसीदे का चौथा जुज़ मुद्दा या अर्ज है, जिसमें कसीदा निगार अपना मुद्दा बयान करता है, लेकिन मुद्दा कसीदा का लाजमी जुज़ नहीं है। बहुत सारे शायरों ने मुद्दा या अर्ज को इस्तेमाल नहीं किया है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि मुद्दा या अर्ज कसीदे का लाजमी जुज़ नहीं है। जी पांचवा है साथियों दुआ या फिर हुस्न तलब। ये कसीदे का आखिरी और इख्तितामिया हिस्सा होता है। इसमें शायर अपनी ज़ाती हालात और अगराज़ व मकासिद को बयान करता है। इसमें ममदूह की सेहत व तंदुरुस्ती, दराज़ी उमर, शान व शौकत, माल व ज़र की बढ़ोतरी और तरक्की वगैरह के लिए बुजुर्गान दीन के वसीले से खुदा ताला से दुआ करता है, और दुआ या अशार पर कसीदे का इख्तिताम होता है। चलिए तो ये तो हो गया आपको जो 5 अज्जा हैं। अब देखिए उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसाइद। तो हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। इस कसीदे का मैंने बहुत अच्छे से साथियों इसकी तशरीह की थी, आज भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं या मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का 2 कसीदा, एक हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। दूसरा कसीदा तज़हीक रोज़गार। इसी तरीके से दूसरे कसीदा गो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनका ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर। ये दोनों कसीदा दो कसीदे इन दोनों के शामिल निसाब हैं। हम सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हयात व खिदमात पढ़ेंगे। कसीदे का खुलासा मुमकिन नहीं दिखता क्योंकि साथियों वक्त की किल्लत दामनगीर है, एग्ज़ाम का ऐलान हो चुका है, और इस बार जो है साथियों यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन लिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये ऑफिशियल सिलेबस है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का दोनों कसीदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का दोनों कसीदा यहाँ पर शामिल निसाब है। आप देख सकते हैं, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके।
ٹھیک ہے، تو اسی قصیدے، ان دونوں قصیدے کے متعلق ان دونوں کی جو ہے ساتھیوں حیات و خدمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا محمد رفیع سودا کی بات کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام تھا مرزا محمد رفیع، تخلص ان کا سودا تھا۔ ان کی پیدائش 1712 عیسوی دہلی میں پیدا ہوئے، وفات 27 جون 1781 کو لکھنؤ میں مرزا محمد رفیع سودا کی وفات ہوئی۔ آپ کو پھر سے بتا دوں کہ یہ کلاس بی پی ایس سی کے لیے بھی کام آئے گا، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ سودا کے والد کا نام تھا محمد شفیع۔ سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو VVIP نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، کیونکہ پوچھا جاتا ہے ہجویہ قصیدے کا بانی درج ذیل میں کون ہے، نشاندہی کیجئے۔ تو ساتھیو، سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ سوال STT 2023 میں پوچھا گیا تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے آباء و اجداد کا پیشہ سپہ گیری ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ سپہ گیری ہے، وکالت کا نہیں، طبابت کا نہیں، جی سپہ گیری ہے۔ سودا کو عربی، فارسی اور ترکی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ سودا کے استاد شاہ حاتم نے ان کی موت پر یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا، اور یہ والا بھی ساتھیوں کئی بار پوچھا جا چکا ہے، اسٹار مارک لگا لیجئے۔ جی ہمارا پہلوان سخن مر گیا، یہ کس کے متعلق کہا گیا؟ تو ساتھیوں یہ سودا کے متعلق کہا گیا۔ اور ہمارا پہلوان سخن سودا کو کس نے کہا؟ تو ساتھیوں شاہ حاتم نے سودا کے متعلق کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا پوائنٹ دیکھیے گا۔ میر تقی میر سودا کو ملک الشعراء مانتے تھے۔ غلام حمدانی مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی اسٹار مارک لگا لیجئے گا۔ جی پھر سے بتا دیتا ہوں کہ BPSC کا جو کلاس ہے ساتھیوں، جی BPSC کا کلاس آج سے 8 PM کو ہو رہا ہے جی، اور UGC نیٹ کا 6:30 کو ہوگا۔ چلیے، اگر آپ لوگ کوئی بھی کورس UGC نیٹ BPSC لینا چاہ رہے ہیں، ونلی 299 میں آفر چل رہا ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں جی۔ آگے بڑھیں گے۔ عبدالسلام ندوی نے کہا کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں۔ اس کو بھی اسٹار مارک آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ اس میں سے 2 سوال یہ بنتے ہیں کہ کس نے کہا کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں؟ تو ساتھیو عبدالسلام ندوی نے یہ بات کہی، یہ ان کا قول ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ سودا شروع میں فارسی میں شاعری کی، خان آرزو کے کہنے پر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کن کے کہنے پر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے؟ تو ساتھیو خان آرزو کے کہنے پر جی مرزا محمد رفیع سودا اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے یہ فارسی زبان میں شعر و شاعری کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا کو کتا پالنے کا بہت شوق تھا۔ سودا کا انتقال بہت زیادہ عام کھانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ سودا کے 4 استاد ہیں، شاہ حاتم، خان آرزو، ایک ہیں سانے، اور چوتھے ہیں قلی خان۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا۔ جی یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے۔ یہ بھی بنتا ہے سوال کہ سب سے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کس نے کہا؟ تو ساتھیو سب سے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہنے والے مرزا محمد رفیع سودا ہیں، اسٹار مارک لگا لیجئے۔ اردو غزل میں خارجیت، زور بیان اور نشاط آمیز لب و لہجہ سودا کی دین ہے۔ جی سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے۔ کوہ پیکر، رزمیہ بہار، صبح صادق، تضحیک روزگار سودا کے مشہور قصائد میں سے ہیں۔ جی سبیل ہدایت سودا کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سب اہم پوائنٹ ہیں مرزا محمد رفیع سودا جی، جو ہجویہ قصیدے کے بانی ہیں اور قصیدہ نگاری میں انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ آگے بڑھیں گے، اگلے ہیں جی شیخ محمد ابراہیم ذوق، حیات و خدمات ان کی دیکھتے ہیں۔
ان کا اصل نام تھا شیخ محمد ابراہیم اور تخلص تھا ذوق۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ محمد رمضان۔ جی ان کا خطاب تھا خاقانی ہند۔ پیدائش ان کی 22 اگست 1790 عیسوی میں، وفات 16 نومبر 1854 عیسوی میں۔ 65 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کیے اور دہلی میں تدفین کی گئی۔ جی ایک غریب سپاہی محمد رمضان کے لڑکے تھے۔ 1789 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ اب سوچئے کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے جو والد محترم تھے وہ ایک سپاہی تھے جی، اور ایک سپاہی کے لڑکے نے جی اتنا نام پیدا کیا کہ ہم اور آپ آج جو ہے جی ان کی تحریروں کو، ان کے قصیدوں کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جی بات کرتے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی، تو پہلے انہوں نے حافظ غلام رسول کے مکتب میں تعلیم پائی۔ حافظ صاحب کو شعر و شاعری کا شوق تھا، یعنی غلام رسول صاحب کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ ذوق بھی شعر کہنے لگے، مطلب یہ ہوا کہ حافظ غلام رسول صاحب جو تھے ان کو شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا، شعر گنگناتے تھے، اور اسی وجہ سے شیخ ابراہیم ذوق نے ان کو بھی شعر گنگناتے ہوئے سنا، ذوق بھی شعر کہنے لگے۔ اس زمانے میں شاہ نصیر دہلوی کا طوطی بول رہا تھا، بہت چرچا تھا، بہت شہرت تھی۔ ذوق بھی ان کے شاگرد ہو گئے، دل لگا کر محنت کی اور ان کی شاعرانہ مقبولیت بڑھنے لگی۔ اگر آپ لوگ دل لگا کر محنت نہیں کریں گے تو یقین مانیے بی پی ایس سی ہو، یو جی سی نیٹ ہو، کوئی بھی امتحان ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ محنت کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ میرا کام آپ کو راستہ دکھانا، مواد فراہم کرنا، معیاری مواد آپ تک پہنچانا ہے، لیکن محنت آپ کو کرنا ہے۔ یقین مانیے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پڑھا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں کرا سکتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ بھی محنت کریں، ہر پوائنٹ پر توجہ دیں۔ بہت جلد علمی و ادبی حلقوں میں ان کا وقار بلند ہو گیا، قلعہ معلیٰ تک رسائی ہو گئی، اور خود ولی عہد سلطنت بہادر شاہ ظفر ان کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ کن کو ساتھیو؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ شاہ اکبر ثانی نے ایک قصیدہ کے صلے میں ان کو خاقانی ہند کا خطاب مرحمت فرمایا۔ ایک سوال یہاں پر بنتا ہے کیا کہ شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ تو شاہ اکبر ثانی نے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ شروع میں 4 روپے ماہانہ پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، آخر میں یہ تنخواہ 100 روپیہ تک پہنچ گئی۔ مسلسل عروس سخن کے گیسو سوارنے کے بعد 16 نومبر 1854 عیسوی میں دنیائے ادب کا یہ مہر درخشاں ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ مرنے سے چند ساعت پہلے یہ شعر کہا تھا، مرنے سے چند گھڑی قبل جی یہ شعر کہا تھا شیخ ابراہیم ذوق نے۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ شیخ ابراہیم ذوق کی آخری آرام گاہ پہاڑ گنج شمالی دہلی ہے۔ ذوق کو عربی فارسی کے علاوہ متعدد علوم جیسے موسیقی، نجوم، طب، تعبیر خواب وغیرہ پر کافی دسترس حاصل تھی جی۔ طبیعت میں جدت و ندرت تھی، تمام عمر شعر گوئی میں انہوں نے گزار دی، بسر کی۔ ذوق کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ زیادہ تر قصیدہ ہی ملتے ہیں جو بادشاہوں کی مدح میں ملتے ہیں۔ سودا کے بعد ذوق اردو زبان میں سب سے بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ کن کے بعد؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کے بعد شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں ساتھیوں اردو زبان میں سب سے بڑے قصیدہ نگار ہیں جی۔ انہوں نے اپنی قصیدہ گوئی کے لیے فارسی شعراء کے شاہکار قصائد کو اپنا معیار بنانے کے بجائے سودا کی ہی پیروی کی، لیکن اس سے ذوق کی ادبی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یعنی ساتھیوں شیخ ابراہیم ذوق جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کی پیروی کی، لیکن خود ان کی ادبی شان میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ یہ نہیں لگا کہ انہوں نے ساتھیوں مرزا محمد رفیع سودا کو ہی فالو کرتے گئے اور انہی کے جو طرز ہے انہی کو
मतलब सेम टू सेम लिखते चले गए, वैसा नहीं, बल्कि इन्होंने खुद अपनी शनाख्त कायम की। इनकी अदबी शान में कोई कमी नहीं आई। अगला पॉइंट है कि ज़ौक़ ने कई कसाइद लिखे हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1857 के हंगामे में आग शेख इब्राहिम ज़ौक़ के घर में कुछ इस तरह लगी कि जो कुछ था सब जल गया। जो कसाइद बच गए, मुहक्किकीन ने उनकी तादाद 25 बताई है। बाज़ जगह ये तादाद 27 भी मिलती है। ज़ौक़ की कादिरुल कलामी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन्होंने शाह अकबर सानी की शान में एक कसीदा लिखा जिसके कुल 18 अशार मुख्तलिफ 18 ज़बानों में थे। इसी के एवज़ शाह अकबर सानी ने इन्हें खाकानी हिंद का खिताब अता किया था। देखिए कितने बड़े कसीदा निगार थे कि इन्होंने 18 अशार मुख्तलिफ 18 ज़बानों में लिखे। वाह भाई, कितना कमाल था इनको। खैर, अब देखिए कुछ बातें हैं ज़ौक़ के कसाइद में इन्होंने जो तशबीब का इस्तेमाल किया है उसकी बात हो रही है। ज़ौक़ के कसाइद का सबसे दिलकश हिस्सा उनकी तशबीबों का है, जिनसे ज़ौक़ के कमाल फ़न और इल्म फ़ज़ल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तशबीब में इनके मौज़ूआत मुख्तलिफ और मुतनव्वे हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के जश्न सेहत के मौके पर कहे गए कसीदे में तशबीब के 27 अशार हैं। जी, हवाए बहार की मसीहा नफसी के मुख्तलिफ अंदाज से तौज़ीह व ताबीर की है। ईदैन की तकरीबात पर कहे हुए कसाइद की तशबीबें ऐशो निशात से मामूर हैं। बाज़ तशबीबों में अखलाक़ी, हकीमाना व नासिहाना मज़ामीन है, तो बाज़ में ज़माने की नाअहली का शिकवा भी है। जी, दूसरा गुरेज जो है, इन्होंने गुरेज को कैसे इस्तेमाल किया। कसीदे का ये मकाम खूने जिगर का तकाजा करता है। सौदा की तरह न सही फिर भी ज़ौक़ गुरेज का हक अदा कर देते हैं। वो अपने कसाइद के उस मकाम पर इस कदर बात का पहलू बदलते हैं, ऐसा मालूम होता है कि खुद ब खुद बात से बात पैदा की गई है और ममदू का जिक्र छिड़ गया है। यानी इन्होंने ऐसे बात की है, ऐसे कसीदे लिखे हैं, लग रहा है कि इन्होंने खुद बात से बात की और जो ममदू है उसका जिक्र छिड़ गया हो। जानबूझकर इन्होंने ममदू की मदह नहीं की है। एक कसीदे में बतौर तशबीब अपनी रविश तबीयत और खातिर नाजुक का जिक्र करते हैं और फिर फितरी अंदाज में ज़माने की मेहरबानियों को बयान करते हैं, तो यहीं से मदद के लिए फ़िज़ा हमवार हो जाती है और ये कहते हैं, ले आया आज मुक़द्दर उस आस्तां पे मुझे, ले आया आज मुक़द्दर उस आस्तां पे मुझे कि सजदा करते हैं झुक झुक के जिस पे लैलो नहार। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने मदह को कैसे इस्तेमाल किया। ज़ौक़ एक दरबारी शायर थे, इसलिए उनके ममदू का दायरा भी महदूद है। इन्होंने एक कसीदा मिर्ज़ा मुग़ल की मदह में कहा और बाकी सब के सब अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में लिखे। इस बात पर सुम्बुल निगार ने हैरत जताई है कि मजहब से गहरा शगफ होने के बावजूद, मजहब से गहरी दिलचस्पी होने के बावजूद भी ज़ौक़ ने बुजुर्गाने दीन की शान में कोई कसीदा नहीं कहा। असल में ज़ौक़ के ममदूहीन अपना जाहो जलाल खो चुके थे, इसलिए मदह गोई में मुबालगा आराई का सहारा लेकर सौदा से भी आगे निकल गए हैं। ज़ौक़ ममदू की खुदा तरसी, अदलो इंसाफ, अक्लो हिकमत, शानो शौकत और शुजाअत की तारीफ पर पुरजोर अंदाज में करते हैं। कहते हैं, आगे जलवे के तेरे पर तो खुर्शीद है गर्द, आगे रुतबे के तेरे खाक है बज़ में केवां। ये इन्हीं का शेर है। अब देखिए इन्होंने मुद्दा और दुआ को कैसे इस्तेमाल किया। ज़ौक़ के कसाइद का खात्मा हुस्न तलब पर नहीं बल्कि दुआ पर होता है। वो एक कनात पसंद इंसान थे, इसलिए इन्होंने कभी भी अपने कसाइद में ममदूह के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया। यानी इन्होंने दस्ते सवाल दराज नहीं किया, यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपका बंदा हूँ फिरू नंगा। इससे इनके कसीदों में और भी निखार पैदा हो गया। एक कसीदे का खात्मा इस दुआ पर करते हैं, ख़त्म करता है सुखन ज़ौक़ दुआ पर इस तरह, ख़त्म करता है सुखन ज़ौक़ दुआ पर इस तरह, ताहो दरिया में गहर कान में पैदा अलमास।
मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है, ज़ौक़ के क़साइद में जहाँ इल्मियत पसंदी, तख़य्युल परस्ती, मज़मून आफ़रीनी, मुबालग़ा आराई, उलूम व फ़नून, तशबीहात व इस्तिआरात और सनाए बदाए की भरमार है, वहीं इनके क़साइद पुरकारी व फ़नकारी, असरियत व शअरियत और सादगी व सफ़ाई से भी महरूम नहीं है। ज़ौक़ कसीदा निगारी में सौदा के मद्दे मुकाबिल न सही, लेकिन सौदा के बाद वो उर्दू कसीदे के सबसे बड़े शायर हैं। और ये सवाल भी बनता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद जी उर्दू कसीदे के सबसे बड़े शायर कौन है? तो साथियों, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नाम उनके बाद सबसे पहले आएगा। यहाँ फिराक गोरखपुरी की इस राय से हमें इत्तिफाक करना पड़ता है, या फिराक गोरखपुरी ये कहते हैं कि अगर आसमान कसीदा के निस्फुन नहार है तो ज़ौक़ उसी आसमान के माहे कामिल है। जी, निस्फुन नहार का मतलब आधा दिन है, तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है उसी आसमान के क्या है? माहे कामिल यानी मुकम्मल चांद है। अब सोच सकते हैं ये कौल किनका है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो साथियों, कसीदा का आगाज़ व इर्तिक़ा कहाँ से हुआ? कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? कसीदे के माने क्या है? कसीदा पहले किस ज़बान में लिखा जाता था? उर्दू में कसीदा कहाँ से पहुँचा? उर्दू के अहम कसीदा निगार इब्राहिम ज़ौक़, रफ़ी सौदा, दोनों के मुताल्लिक़ हमने आपको मुकम्मल तफ़सीलात बताई। यूजीसी नेट और बीपीएससी के लिहाज से साथियों इतने पॉइंट्स आपको कसीदा निगारी से अहम पॉइंट्स हैं, और अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप यकीनी तौर पर कसीदे से पूछे गए सवालात का सही जवाब दे पाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कसीदा का फ़न आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ने के बाद, जी उर्दू अहम कसीदा गो के मुकम्मल हयात व खिदमात पढ़ने के बाद, अगले क्लास में हम लोग मसनवी के बारे में, मसनवी का फ़न आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू के अहम मसनवी निगार निज़ामुद्दीन बैदरी, मुल्ला वजही, इब्ने निशाती, अफ़ज़ल जंजालवी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम, इन सब को पढ़ेंगे। और ये सब भी आपको यूजीसी नेट बीपीएससी दोनों में, टीजीटी, DSSS हर जगह काम आने वाले हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है निसाब में साथियों आपको यही लोग देखने को मिलेंगे। अगर आप भी यूजीसी नेट या बीपीएससी का क्लास करना चाह रहे हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो है साथियों बीपीएससी का जो क्लास होगा उसमें हम उर्दू में दास्तान गोई से रिवायत, उसके मारूजी सवालात आज के क्लास में 8 बजे रात में लगाएंगे। अगर आप फ्री रहते हैं 8 PM को तो ज़रूर जुड़िएगा। यूजीसी नेट का जो क्लास है 6:30 या 30 या 6:45 को ये क्लास लाइव होगा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद कि आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती तौहीद रज़ा ऑफिशियल साहब, मुनव्वर जमा, मुस्तफ़ीउर रहमान, बहुत शानदार जानदार। चलिए शुक्रिया मुस्तफ़ी भाई, मुनव्वर जमा। आप तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि AR डिजिटल को आम करने में, फैलाने में हमारी मदद करें। मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँगा। सर नोट्स सेंड करें प्लीज़। नोट्स जो है आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। वनली 299 में जो है पेड ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। राब्ता करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए आपके स्क्रीन पर हमारा कांटेक्ट नंबर ऊपर वाली पट्टी पर आ रहा होगा, आप वहाँ हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी 8 बजे PM को। जी, जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी इसी तरीके से जारी और सारी रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।